हाय गाइस, वेलकम टू माय टुडेज़ वीडियो। और आज बहुत लंबे समय बाद लगभग 1.5 महीना हो गया है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, लेकिन आज मैं आपके सामने वापस से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, एसआई, एसएससी और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी इस वीडियो से। और आज हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। कई सारे बच्चे आज भी हैं जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनको वीडियोस का इंतज़ार रहता है। वो देखते भी हैं, तैयारी भी करते हैं, किसी का समझ में आता है, किसी का समझ में नहीं आता है। तो जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन सभी का मैं आज फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम बिना बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल डायरेक्ट अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा, इंग्लिश बहुत आसान होती है, बस हमें उसमें रेगुलरिटी मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेज़ी भाषा है। और आपको पता ही है कि पटवारी में पहले अंग्रेज़ी नहीं आती थी, लेकिन इस बार दे दी है। एसआई में ऑलरेडी अंग्रेज़ी आती है। एसएससी की अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सीचे उसकी तैयारी कर रहे हैं, एसआई की, जेल प्रहरी की या वन रक्षक की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की आपको ज़रूरत पड़ती है। और बच्चा यहीं पर सबसे ज़्यादा डरता है, लेकिन डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और यकीन मानिए ये बहुत आसान है, ये कतई भी कठिन नहीं है। बस आपको रेगुलर वीडियोस को देखना है, रेगुलर आपको नोट्स बनाना है जो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात सबसे पहले करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले स्टूडेंट को बेटा परेशानी आती कहाँ है। स्टूडेंट को परेशानी आती है कि उसे सबसे पहले परेशानी आती है उसे सबसे पहले परेशानी आती है कि उसे ये नहीं पता होता है कि भाई हमें करना एग्जैक्टली क्या है। हमें तैयारी तो करना है, लेकिन तैयारी हमें करना कैसे है। तो तैयारी जो उसको नहीं समझ में आती कि उसे तैयारी कैसे करना है, तो हम उसी चीज़ को लेके आपको सबसे पहले बताएंगे कि हमें इसमें तैयारी में क्या गलती हम जनरली करते हैं। ठीक है ना। हम जो तैयारी में गलती करते हैं उसके बारे में ही मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ कि हम तैयारी में गलती क्या करते हैं। ये हमने यहाँ पर पेन सिलेक्ट कर लिया है। और अरे, एक मिनट। अब ठीक है। ओके। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा? हम इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। देखिए, यहाँ पर जैसे ये हमने चालू करी है कि भाई हमने इंग्लिश सीखना चालू करा है, और हम इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या कहलाएगा? वोकैबलरी वाला पार्ट कहलाएगा। पहला पार्ट कौन सा कहलाएगा? वोकैबलरी वाला पार्ट कहलाएगा। कौन सा पार्ट है बेटा? ये वोकैबलरी वाला पार्ट है। ये पेन चल क्यों नहीं रहा है? हाँ ठीक है, ओके। ये वोकैबलरी वाला पार्ट है। अब वोकैबलरी एग्जैक्टली होती क्या है और क्या ये सबसे ज़रूरी होती है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए? डेफिनेटली बेटा, बात सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है। बात है, अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज सीखते हो तो उसके लिए वोकैबलरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप वोकैबलरी लर्न नहीं करोगे, वोकैबलरी तैयारी नहीं करोगे, तो आप लैंग्वेज को कैसे कर पाओगे? क्योंकि भाषा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो वोकैबलरी होती है। अब बच्चे को नहीं पता होता है वोकैबलरी, आधे बच्चों को पता है, कई सारे बच्चों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है स्पेशली उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वोकैबलरी का मतलब सिर्फ मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग तो होता ही है, लेकिन उसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं। लगभग 6 से 7 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे मिलके वोकैबलरी बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल वर्ब्स की। हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम सिंपल वर्ब्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं सिंपल वर्ब्स की। अब सिंपल वर्ब्स में बेटा क्या क्या आ जाता है? जैसे हमने कोई सा भी मीनिंग लिखा, जैसे सिंपल वर्ब्स में मान के चलिए हमने एक्सेप्ट लिखा, कि यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट। एक मिनट, कैसे? तो हम अभी आपको क्या बात कर रहे हैं? सिंपल वर्ब्स की बात कर रहे हैं। हमने लिखा एक्सेप्ट, वर्ड लिखा है यहाँ पर एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब एक्सेप्ट लिखा, ये एक सामान्य मीनिंग है। इसके अलावा हमने स्पीक लिख दिया, है ना। थोड़ा सा ये मुझको लिखने में दिक्कत आ रही है क्योंकि स्पीक लिख दिया। इसके अलावा हमने रन लिख दिया। इसके अलावा हमने टॉक लिख दिया। ऐसे ये जितने भी हैं ये सामान्य मीनिंग्स हैं, सामान्य क्रियाएं हैं, सामान्य वर्ब्स हैं, ठीक है ना। जैसे हमने स्पीक लिखा था अभी, ये सामान्य क्रियाएं हैं। ओके।
अब ये जो क्रियाएं हैं बेटा, ये कम से कम हमें ये मान के चलिए कि मिनिमम 1000 की संख्या में तो हमें याद होना चाहिए। सामान्य क्रियाएं हैं तो इतना तो हमें याद होना चाहिए किसी भी भाषा पर थोड़ी सी भी पकड़ बनाने के लिए, ठीक है। तो सामान्य क्रियाएं हमें याद करनी, ये वोकैबुलरी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो मैं आपको आज क्या करने वाला हूँ, मैं आपको सबसे पहले सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई वोकैबुलरी किससे बन के मिलती है। तो वर्ब से मिलके बनती हैं, सिनोनिम्स से मिलके बनती है। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं, पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं। एक मीनिंग का जो अर्थ है दूसरे मीनिंग का भी वही अर्थ निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे एक्सेप्ट की ही बात करते हैं, तो एक्सेप्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेप्ट का सिनोनिम हो जाएगा एडमिट। क्या हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा। अब कई सारे बच्चे यूँ बोलेंगे सर एडमिट का मतलब तो होता है भर्ती कराना या प्रवेश दिलाना, तो बेटा वो भी इसका अर्थ होता है, लेकिन एडमिट का मतलब स्वीकार करना भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई एडमिट माई मिस्टेक, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं अपनी गलती को भर्ती कराता हूँ। इसका मतलब निकलता है कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, ठीक है ना। तो ये एडमिट का मतलब हो गया। तो एक्सेप्ट का सिनोनिम क्या हो गया, एक एडमिट हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो लगभग सब लोगों को पता है कि एंटोनिम्स क्या होते हैं, फिर भी बताता हूँ मैं कि एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द, जिसे हम बोलते हैं विपरीत शब्द, बिल्कुल उल्टे शब्द। तो जैसे मान के चलिए एडमिट का मतलब स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। तो तो सर इसमें जो वीडियो का जो स्क्रीनशॉट वो आ रहा था, साइड में ले लिया था क्या, पक्का, ओके ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स क्या होते हैं, विलोम और विपरीत शब्द को बोलते हैं। तो एंटोनिम्स में एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसको दोबारा से लिखते हैं, थोड़ा सा बस एक लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्यूज़ हो जाएगा। रिफ्यूज़ के बाद क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रिजेक्ट के बाद क्या हो सकता है, डिक्लाइन हो जाएगा, है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिफ्यूज़ मतलब अस्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, डिक्लाइन का मतलब मना करना या अस्वीकार करना। ये इसके किसके, एडमिट या एक्सेप्ट के एंटोनिम्स हो गए। तो ऐसे करके हम वर्ड्स को तैयार करेंगे और हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है। आप ये मत सोचिए कि अलग से आपको बैठ के याद, मतलब ये बहुत ईजी तरीका है और मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। आज तो फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में मुझे ज़रूर परेशानी आ रही है, जो कि एक आध दिन में क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि होमोनिम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। होमोनिम्स बेटा बोलते हैं, होमोनिम्स ज़्यादातर बच्चों ने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के नाम पढ़े होते हैं, लेकिन उनको होमोनिम्स के नाम मतलब उनको नहीं सुना होता है कि होमोनिम्स क्या होते हैं। बहुत आसान है, जिनकी ध्वनि या साउंड समान होता है, एक जैसी आवाज़ होती है, एक जैसा उच्चारण होता है, उनको हम बोलते हैं होमोनिम्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डियर, ठीक है ना। तो डियर की स्पेलिंग DEER भी होती है और डियर की स्पेलिंग DEAR भी होती है। इसके अलावा देखो उधर जगह नहीं बची है, तो हम एक काम करते हैं, होमोनिम के आगे वाले पार्ट में इसको लिखते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बैल की बात करी, तो BELL बैल भी होता है घंटी, और BAIL बैल का मतलब होता है जमानत। तो ये होमोनिम्स होते हैं, क्योंकि दोनों का साउंड देखिए, दोनों की ध्वनि समान हो रही है, दोनों की आवाज़ एक जैसी आ रही है, जिसको हम बोलते हैं होमोनिम। अब हम बात करते हैं कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं। जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिखे हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है अनेक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द। कितना, अनेक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द। तो जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, में सबसे पहले ये लिखता हूँ द फ्लूट प्लेयर, द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, ठीक है ना, वृंदावन। इसको आप W भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन का मतलब बेटा यहाँ पे क्या निकलेगा, श्री कृष्ण निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चा, श्री कृष्ण निकलेगा। क्योंकि फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन का हिंदी अर्थ क्या निकलता है कि वृंदावन का बांसुरी वादक। क्या निकलेगा, वृंदावन का बांसुरी वादक। तो उसको एक शब्दों में हमने एक पूरा बाकायदा वाक्य बोला है कि वृंदावन का बांसुरी वादक, तो एक शब्द में हम उसको क्या बोल सकते हैं, श्री कृष्ण बोल सकते हैं। दूसरा अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो दूसरे उदाहरण में हम ये देख सकते हैं कि एन एक्ट ऑफ किलिंग, एन एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ। अब यहाँ पर हिमसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि एन एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ, स्वयं को मारने का है। एन एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ, ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एन एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ का मतलब बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि ये
कि स्वयं को मारने का कार्य एक शब्द में क्या कहलाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे सुसाइड। क्या बोलेंगे हम? सुसाइड बोलेंगे, आत्महत्या बोलते हैं। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का उदाहरण हो गया। अगर इसके अलावा एक और मैं आपको उदाहरण दूं तो एक उसका उदाहरण एक और समझ लेते हैं हम कि इसका उदाहरण और क्या बनेगा। यहाँ पर इसी प्रकार से देख सकते हैं, एन एक्ट ऑफ किलिंग समवन एल्स। अब यहाँ पर एन एक्ट ऑफ किलिंग समवन एल्स या किसी समवन की बात होती है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका मतलब होता है मर्डर। क्या होता है? इसका अर्थ होता है मर्डर। तो किसी अन्य को मारने का जो कार्य होता है वो मर्डर कहलाता है। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये क्या हैं? ये जैसे मैंने जो द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, एन एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ और एन एक्ट ऑफ किलिंग समवन एल्स, इसके हमने एक एक शब्द में इसके आंसर दिए हैं, श्री कृष्ण, सुसाइड और मर्डर। इनको बोलते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द। ठीक है ना? चूँकि जगह पूरी भर गई है तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आगे भी हमें ईडियम्स और फ्रेजेस समझना है कि ईडियम। आज बस आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली ये जो वोकैबलरी है ये किन चीज़ों से मिलके बनती है और इनका एग्जैक्ट अर्थ होता क्या है। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने पहले कभी पढ़ाई नहीं की है तो उसको दिक्कत आती है समझने में। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ईडियम्स और फ्रेजेस की। किसकी बात कर रहे हैं? ईडियम्स और फ्रेजेस। ये हम बात कर रहे हैं ईडियम्स और फ्रेजेस की। ईडियम्स और फ्रेजेस में आ जाते हैं। तो ईडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं? ईडियम्स और फ्रेजेस होते हैं मुहावरे या कहावतें। क्या होते हैं? मुहावरे या कहावतें। अब इसमें क्या है, जैसे मुहावरे और कहावतें जैसे हमने सुना होता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है ना? है। इसके अलावा ऊँट के मुँह में जीरा, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो 2-3 मैं आपको मुहावरे या कहावतें लिख के बताता हूँ। ठीक है ना? जैसे हमने बोला अ ड्रॉप इन ओशन। क्या बोला हमने? अ ड्रॉप इन ओशन, है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा होता है। इसके अलावा रॉटन एप्पल हमने लिखा, रॉटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन। नीचे लिखता हूँ, जगह नहीं बची है। कंपेनियन। तो इसका मतलब क्या होता है? अ रॉटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन का मतलब होता है, हिंदी अर्थ बेटा आपको इसका पता होना चाहिए कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और दूसरा क्या लिखा था? अ ड्रॉप इन ओशन, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये इतने जैसे, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, पफ नॉट अगेंस्ट द विंड, कई सारे हैं, डायमंड लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। तो ये कहे जाते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस। ये भी वोकैबलरी का ही हिस्सा है। वोकैबलरी मतलब शब्दकोश, ये भी वोकैबलरी का ही हिस्सा हैं। तो हमें ये सारे याद करने हैं बाकायदा, 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करना है और हम इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, जिससे ये सब चीज़ें याद करना और समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनको आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपके सामने आ गया हूँ तो इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो टाइटल ही है यार, इंग्लिश आसान है। तो सीधी सी बात है, इसको आसान तो बनाना ही है ना। और ऑलरेडी एक्चुअली बनाना क्या है, इंग्लिश आसान ही होती है भाई। इंग्लिश डिफ़िकल्ट होती ही नहीं है, वो तो हम पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए लास्ट में हम समझते हैं। लास्ट में हम क्या समझेंगे? फ्रेजल वर्ब समझते हैं। हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह की परेशानी हो रही है। तो फ्रेजल वर्ब, अब फ्रेजल वर्ब बेटा क्या होता है? जब हम दो अलग अलग मीनिंग को साथ में लग के एक तीसरा अलग से मीनिंग बनाते हैं ना, तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम बात करते हैं कि ये लुक लिखा है मैंने, लुक का मतलब क्या होता है बेटा? लुक का मतलब होता है देखना, है ना, या दिखना। और इसके अगर बाद मैं बात करता हूँ कि आफ्टर लिख दिया, तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। लेकिन अगर दोनों का एक अर्थ लगाना हो हमें लुक आफ्टर का, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? देखभाल करना। इसका अर्थ क्या निकलेगा बेटा? देखभाल करना। यहाँ पे दो शब्द मिलके एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे ब्रेक की हमने बात करी, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, टूटना, है ना। ब्रेक का मतलब रोकना भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ब्रेक अप, इसका अर्थ क्या होता है? या ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है?
या ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? तो बेटा ब्रेकअप का मतलब संबंध विच्छेद करना होता है। ब्रेक के साथ जब डाउन लगा दोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह कम है तो जैसे हमने लिखा ब्रेक डाउन लिखा, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन का या किसी चलती चीज़ का ख़राब हो जाना। वॉशिंग मशीन ख़राब होगी, ब्रेक डाउन, कार ख़राब होगी तो ब्रेक डाउन, है ना। इसी प्रकार से ब्रेक इनटू का प्रयोग होता है। तो ब्रेक का मतलब तो रोकना या तोड़ना होता है, लेकिन हमने यहाँ पर ब्रेक इनटू का प्रयोग कर दिया। अब ब्रेक इनटू का मतलब ऐसा थोड़ी कि अंदर जाके घुस के ब्रेक लगाना है, ऐसा नहीं करना है। तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है कि किसी घर में ज़बरदस्ती से घुसना, किसी की प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती से विदाउट परमिशन घुसना। तो इस प्रकार से बेटा ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। और ये 7 चीज़ें मिला के लगभग 7 या 8, सॉरी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इसमें एक 6 नंबर का गड़बड़ा गया है, वो डायरेक्ट 7 नंबर डाल दिया है। तो ये 7 लगभग 6-7 चीज़ें मिला के वोकैबुलरी का निर्माण करती हैं। तो वोकैबुलरी शब्दकोश होता है जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं। सिंपल वर्ब्स आ जाती हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं, होमोनिम्स आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, और फ्रेजल वर्ब आ जाते हैं। तो आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि भाई इंग्लिश को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि बच्चे की परेशानी ये होती है कि शुरू कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके पास कोई प्लान नहीं होता है। सामने वाला जो पढ़ा रहा है, जैसा पढ़ा रहा है, उनने पढ़ना चालू कर दिया। बुराई उसमें नहीं है, लेकिन उसमें परेशानी क्या है कि जहाँ पर आपको सिस्टमेटिक जो स्टडी अगर नहीं होती है तो बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है, बच्चे का दिमाग क्लियर नहीं होता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि हमारा कितना छूट रहा है या कितना हमने कर लिया। आज मैंने आपको बता दिया है कि वोकैबुलरी में 7 चीज़ें आपको शामिल करनी है। सिंपल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स। तो इनको हम 1 बाय 1 प्रिपेयर करेंगे बाकायदा, और एक एक करके हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बेटा जो सेकंड पार्ट होता है ना, सेकंड पार्ट हम किसको बोलते हैं? सेकंड पार्ट होता है ग्रामर वाला। ग्रामर में कई सारी चीज़ें आती है, लेकिन लगभग इसमें यहाँ पर कितने 13 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, है ना। तो ग्रामर वाला पार्ट हम एक्चुअली कल पढ़ेंगे, आज हम ग्रामर वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। फिर भी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये मैं इसको एग्जैक्टली अलग तरह से समझाऊंगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही ये जो सेकंड नंबर पे जो दे रखा है नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितनी चीज़ों से मिलके पार्ट्स ऑफ स्पीच बनती है, ये सब हम कल डिस्कशन करेंगे। लेकिन बेसिक आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। ग्रामर का, ग्रामर में हमें 13 ये जो चैप्टर्स हमें लगभग पढ़ने हैं, बल्कि एक आध चैप्टर्स और बढ़ा देंगे। इसके अलावा जो तीसरे नंबर का पार्ट होता है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है कॉम्प्रिहेंशन में? अनसीन पैसेज, क्लोज पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर फाइंडिंग, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इतने प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन में पार्ट्स आते हैं। मतलब ये सारा का सारा एक्सरसाइज वाला सेक्शन है, जिसमें जब हम पहले वोकैबुलरी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम कॉम्प्रिहेंशन वाला कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, कि आपके सामने अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम हिंदी में अनुवाद कर पाएँ, हिंदी में हम उसको समझ पाएँ। कि अगर मान के चलिए सेंटेंस कुछ यूँ बोल रहा है कि भाई आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आपको हिंदी समझ में आती है ना इसकी। आई एम गोइंग टू मार्केट हिंदी का मतलब क्या, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है? मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसी को कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं कि भाई इंग्लिश में जो कुछ लिखी चीज़ है उसको हम हिंदी में समझ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो उसमें अनसीन पैसेज, क्लोज पैसेज, ये इतने सारे हिस्से बाकायदा आ जाते हैं। तो ग्रामर के हिस्से में मैं आपको सिर्फ इतना सा ही बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, शब्दों के प्रकार, है ना। इसको कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या मतलब हुआ? शब्द भेद, शब्दों के प्रकार। तो शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? शब्दों के होते हैं टोटल मिला के 8 प्रकार। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठवा होता है प्रपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन और आठवां होता है इंटरजेक्शन। नंबर पे मत जाइएगा, आप सिर्फ उस शब्द पे ध्यान दीजिए। नाउन प्रोनाउन चूंकि 2 हैं, वो दोनों 2 ही नंबर पे दे रखे हैं। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये टोटल मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 हिस्से होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। इंग्लिश का कोई भी मीनिंग ले लीजिए,
कोई भी मीनिंग इन 8 कैटेगरीज में ही रखा जाएगा। तो कल हम इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज में वृद्धि होगी, और डेफिनेटली आप इसको बहुत आसान समझेंगे, क्योंकि मैंने कोशिश करी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की। थैंक यू वेरी मच।